इज्तिमाई तौर पर इतनी मनफी सोच रखने वाले लोग कौमी सतह के ऊपर इतनी मस्बत बातें करते हैं, कमाल हो गया जनाब, कमाल हो गया। ये वो लोग हैं जो किसी मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले रिश्तेदार, अजीज की बेटी की शादी पे चले जाएं तो वहां पर इनका तमाम फोकस गलतियां निकालने पर होता है। इस तक के दूल्हा और दुल्हन के लिबास में खामी निकालना, उनके रवैये मिजाज में गलती निकालना, ये आम सी बात है। गलत कह रहा हूं मैं? खाना पका हो तो खाने में तेल ज़्यादा हो गया, मिसाला ज़्यादा हो गया, बिरयानी में गोश्त कम पड़ गया, खाना ख़त्म हो गया, सलाद अच्छा नहीं था, ताफ्तान ताज़े नहीं थे, शीरमाल पुराने थे। इनकी मुकम्मल गुफ्तगू ये होती है किनके लिए? जो अपने मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले लोग, रिश्तेदार होते हैं। जहेज पूरा नहीं मिला, हम ज़्यादा लाए थे, ये कम लाए हैं, वगैरह वगैरह। हमारी बेटी की शादी इनकी बेटी की शादी से ज़्यादा अच्छी थी, ये बातें करने वाले लोग कहते हैं मुल्क की मईशत बहुत अच्छी चल रही, टाप। ना समझ में आने वाली बातें करते हैं। हैरानगी की बात है, कहते हैं मईशत बिल्कुल ठीक है, चीजें बहुत सस्ती मिल रही हैं, दूध शहद की नहरें बह रही हैं। वो बाल्टी लेके निकल गया, जांजेब वापस आया। औरंगजेब का भाई है भाई। हम गुफ्तगू करते हैं जनाब एहसन मेहनती साहब से, जो कि एक इक्तसादी माहिर भी हैं, चीज़ों पर बड़ी गहरी निगाह भी रखते हैं और मामलात को बड़ी गहराई से देखते हैं। वेलकम करता हूँ आपको शो में एहसन मेहनती साहब। थैंक यू। एहसन मेहनती साहब, जो इस वक्त मौजूदा तौर पर चैलेंजेस हैं उसमें सरे फहरिस्त IMF का जो है हमारे साथ मिलना, हमारा उनके साथ एक तकरार होना या उनका हमसे कुछ तकरार करना, हमारा फिर इस बात को दुनिया से छुपाना, अपनों से भी परायों से भी छुपाना, उनका हमसे कहना कि हमें प्रोग्राम के खदो खाल समझते हुए उस पर मनोअन अमल करना होगा, हमारा फिर उनके साथ ये गुफ्तगू करना कि जनाब आप तसल्ली रखें, हम बिल्कुल जैसे आपके साथ गुफ्तगू हुई थी वैसे ही प्रोग्राम के ऊपर और प्रोग्राम के जो महरक़ात थे उन पर अमल दरामद करेंगे। लेकिन द क्रक्स, द मीट, द मेन इशू इज़ कि हमने उनके साथ रेवेन्यू टारगेट बहुत लंबा चौड़ा तय कर लिया था, वो उसको अचीव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। बार बार उस कमिटमेंट को एम्फसाइज करना मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्या कहते हैं आप? देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त हमें। IMF जो रिव्यू होना है, फर्स्ट जो एक्सचेंज फंड फैसिलिटी है उसका, आई थिंक ये एक बहुत बड़ा चैलेंज इसलिए होगा कि ये 3-4 इश्यूज हैं। जिस तरह से हमने देखा कि टैक्स कलेक्शन का शॉर्टफॉल 400 बिलियन तक हुआ, फिर उसके बाद हमने देखा कि जो सर्कुलर डेट का जो क्राइसिस है, जिसमें ये डेट जो है 4 ट्रिलियन को क्रॉस किया हुआ है, जिसमें गैस और ऑयल सेक्टर जो है वो इम्पैक्ट हो रहे हैं। फिर जो चाइना का डेट है उसका रोल ओवर एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। आई थिंक ये जो इस वक्त इश्यूज हमें दरकार हैं, ये बढ़ते इंस्पाइट द फैक्ट कि हमने पावर की प्राइसेस को बढ़ा दिया, बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा दिया, लेकिन फिर भी जो है वो हम देख रहे हैं सर्कुलर डेट बढ़ रहा है। और फिर ज़ाहिर है चाइना का जो डेट है वो इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक्सिम बैंक जो है उसने उसको रोल ओवर करना है और वो फिर एक बैंक की तरफ चले जाएगा। इंस्टीट्यूशनल डेट है वो IPPs का। तो आई थिंक कि उस पर भी जो है वो हमें डिसीजन अभी हमें लेना है चाइना से। और आई थिंक कि जो इस वक्त टैक्स शॉर्टफॉल है उसमें भी जो है मिनी बजट की जो फेयर्स हैं वो इनिशियली रिसीव हुए हैं, लेकिन जाहिर है उसमें IMF ने देखना है कि बिफोर फर्स्ट रिव्यू जो है उसमें हमने जो उनको ऑल्टरनेट्स दिए हैं टैक्सेशन के, वो जाहिर है उसमें 5000 इंडिविजुअल्स हैं जो नॉन टैक्स पेयर हैं, और IMF ने
इस बात पर जो है वो इस बात को मिनी बजट को जो है उसके जो ऑल्टरनेट्स हैं उसको कंसिडर किया है। तो आई थिंक कि इस पर डिसीजन होना है। इस वक्त बोर्ड आईएमएफ का है, उसने इस पर डिसीजन लेना है। तो ये बहुत बड़ा इस वक्त चैलेंज नजर आ रहा है कि ये रहेगा। तो आई थिंक कि गिवन दिस सिचुएशन जो इस वक्त मामलात हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के, वो भी इम्पैक्ट कर रहे हैं मार्केट की परफॉर्मेंस को। अच्छा, लेकिन हवा में तो ये खबर उड़ाई हुई है कि मईशत बहुत अच्छी हो गई है, रियल एस्टेट पिकअप कर रहा है और फला मार्केट बढ़ रही है और फला मार्केट बढ़ रही है। लेकिन जब हम अखबारात को देखते हैं और प्रोग्राम के ही दौरानिया के दौरान आप देखेंगे कि वुज़रा जो हैं वो टीवी पर बड़े कंसर्न दिखाई दे रहे हैं। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम की फ़िज़ा है। बहुत सारे जो वुज़रा हैं उन्होंने बहुत ही केयरलेस किस्म के बयानात दिए हैं लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से, और माजी के कुछ ऐसे तल्ख वाक़यात की रेफरेंस देते हुए कहा है कि 24 को शायद उन्हें दोहराया जाएगा। तो बुनियादी बात यह है कि खुद ही पैनिक फैलाकर खुद ही कहना हालात ठीक हैं, यह खुला तबादुल नहीं है। मुंह से क्या निकल गया जी? देखिए, आई थिंक इट्स टू अर्ली टू प्रिडिक्ट कि ये जो प्रोटेस्ट कॉल है नवंबर 24 की, इसकी सक्सेस किस नौयत की होती है। आई थिंक वी रियली नीड टू सी कि ये अपेरेंटली जो है गवर्नमेंट को खुद भी नहीं पता इस वक्त कि ये प्रोटेस्ट का क्या आउटकम है। इट कैन बी वर्स, इट कैन बी नथिंग। सो आई थिंक इट्स टू अर्ली टू रियली प्रिडिक्ट, और इस वजह से ही हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल नॉइज जो है वो इस वक्त है और मार्केट पे भी इम्पैक्ट कर रही है, ओवरऑल बिजनेसेस पे भी इम्पैक्ट कर रही है। जाहिर है ये इसके कुछ भी नताइज हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। अच्छा, लेकिन अब मैं कमिंग बैक टू द मेन इशू जो कि पहले आपसे डिस्कस हो रहा था। बात ये कि आपको पता होगा कि इसमें इनकलकेट करना पड़ेगा नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू का टारगेट भी हमने बहुत बढ़ा चढ़ा के ले लिया। आपको पता होगा वो इंटरिम गवर्नमेंट ने कमिट कर दिया था विद एन एक्सपेक्टेशन कि वो प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड से नए स्पेक्ट्रम के टेलीकम्युनिकेशन के लाइसेंसेस के ज़रिए और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के कोई नए जो एरियाज़ हैं उनको ऑक्शन करके या जो भी तरीकाकार होता होगा उन ब्लॉक्स के साथ, मुझे इसका पता नहीं, उसके ज़रिए इतने पैसे जनरेट कर लेंगे कि जो टैक्स रेवेन्यू है उसको उसमें ऐड कर देंगे और हमारी पोजीशन मुस्तहकम हो जाएगी। अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लग रहा कि नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ के अंदर हम कोई ख़ास खातिर खा कामयाबी हासिल कर सकेंगे। क्या कहते हैं आप? देखिए, इससे पहले हमने प्राइवेटाइजेशन की है और हम अब ज़ाहिर है पेंडा बॉन्ड्स की तरफ भी जा रहे हैं जो कि चाइना डेट को कवर करेंगे होपफुली। तो अब हम ये कि एक्साइज तो हम करते रहेंगे क्योंकि प्राइवेटाइजेशन तो हमने की है, ओजीडीसी की भी की है, तो पीपीएल की भी की है, तो इस प्रोग्राम के अंदर हम गए इससे पहले, और आई थिंक उसमें हमें सक्सेस भी हुई है। अब जाहिर है हमें कभी किसी लेवल पर तो जो है दोबारा से शुरू करना है इस प्राइवेटाइजेशन के स्पेल को, बिकॉज अगर नॉन टैक्स रेवेन्यू हमारे पास नहीं आया तो आईएमएफ इज नॉट विलिंग टू सपोर्ट अस एनी मोर। तो वो उनकी भी कंडीशन है कि हमारे पास जो है सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो। इस वक्त रुपी इंस्टेबिलिटी है, आप देख रहे हैं कि रुपी इंस्पाइट द फैक्ट कि ये कल हर दिन रियर जो है इंडेक्स हमें इंडिकेट करती है, कभी रुपी ओवर वैल्यू हो जाता है, कभी अंडर वैल्यू हो जाता है। इस वक्त ये ओवर वैल्यूड है, तो रुपी जो है वो थोड़ा सा वीक होते हुए नजर आ रहा है। ऐसी सिचुएशन को स्टॉल करने में हमारे जो कमिटमेंट्स हैं रीपेमेंट के, वो भी बिल्कुल सामने हैं। लोन रोल ओवर होंगे, उसकी कंडीशंस हैं। आईएमएफ समझता है कि हमें जो है ऑल्टरनेट सोर्सेज यानी कि हमें जो है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है लेना पड़ेगा डॉलर्स में, और आई थिंक ये प्राइवेटाइजेशन इज द नीड ऑफ द टाइम। अब वो तो हमें किसी भी तरीके से नहीं, उसको लेकिन जो प्रैक्टिस मैंने करना है और आपने भी किसी देखा भी होगा, लेवल सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू, जो है। लेकिन जो मैंने बयान देखा अब्दुल अलीम खान साहब का और जिस तरह से उन्होंने पीआईए की प्राइवेटाइजेशन का जो भी अमल था, कामयाब था नाकाम था, उसके बाद जो उन्होंने रिएक्ट किया उससे ऐसा लग रहा है कि ये मतलब इट्स नॉट गोइंग टू हैपन ओवरनाइट। मतलब बहुत सारी चीज़ें रिव्यू में चली जाएंगी। ऑब्वियसली इट्स अ मेजर सेटबैक कि जो पूरी एक्सरसाइज हुई उसके बाद जो कुछ हुआ, इट्स अ मेजर मेजर सेटबैक फॉर and obviously the minister had to own up to it, but he was very clear कि ये उनके दौर के अंदर ये प्रोग्राम नहीं बनाया गया, सिस्टम नहीं बनाया गया प्राइवेटाइजेशन का, so he cannot be held responsible for it. And secondly, he was not very keen on the fact that he would like to do things the way that have been decided in the past by the interim government. He would like to do something that's more of a success.
क्या कहते हैं आप? देखिए, आई थिंक कि पीआईए एक बहुत कॉम्प्लेक्स जो है वो प्राइवेटाइजेशन होती है इसकी, और ज़ाहिर है आपको पता है कि उसकी इक्विटी नहीं है, जिस हम्म, कंपनी के पास एसेट ही नहीं है, नेगेटिव एसेट्स हैं, उसकी हम्म, आप क्या सेल प्राइस जो है निकालेंगे? आप मुझे बताएं ना कि जिसकी जिसकी कोई हम्म, इक्विटी नहीं है और नेगेटिव इक्विटी है जिसका यू नो तो हम्म। उसकी क्या सेल प्राइस हो सकती है आपके हिसाब से? नहीं, मेरे तो ख्याल अब से ये तो कि वो मेजर सक्सेस का, और जाहिर है फिर आप जितने भी ब्रिलियंट जो है वो बिजनेसमैन, जिस तरह से अलीम खान है, हम्म, इज अ ब्रिलियंट बिजनेसमैन, अगर आप देखें तो वो अनेबल टू सेल ऑफ प्राइवेटाइज शो हिज सक्सेस टू प्राइवेटाइजेशन, तो आई थिंक उनके कंसर्न्स तो वैलिड रहेंगे। ये किस तरह से, आप मुझे बताएं ना कि जो आपकी एक कंपनी है जिसकी इक्विटी नेगेटिव है, उसकी क्या हम्म। प्राइस आपको क्या लगती है, उसकी क्या बिड आनी चाहिए? नहीं, तो मैं तो देखिए, उसके तो ये आपके कोई साथ मेजर तो नहीं हुआ, बट ठीक। मैं तो शुरू से ही आपसे इसी मौजू के ऊपर बात कर रहा था और आपके मेरे ख़यालात तकरीबन मुत्तफ़िक थे, क्योंकि आप ज़ाहिर बात है साइंसी बुनियादों पर, इक़्तिसादियात की बुनियादों पर बात करते हैं और आपने मैंने इस बारे में काफ़ी बातें की। लेकिन अब द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ दैट IMF विल नॉट बाय दिस आर्ग्यूमेंट। वो कहेंगे जी आपने प्रायर कमिटमेंट की है, यू हैव मेड सर्टन टारगेट्स फॉर योर सेल्फ। जो भी टारगेट्स होंगे, चलो रफली बोल देता हूँ मैं आपके सामने बॉल पार्क, हमने कहा चलो हम मतलब यह है कि $1.5 अरब इकट्ठा करेंगे, $2 अरब इकट्ठा करेंगे इसके जरिए, जो भी हाइपोथेटिकल नंबर। तो वो तो होता दिखाई नहीं दे रहा ना। दे आर गोइंग टू टॉक नंबर्स, क्या हुआ कैसे हुआ, आई डोंट थिंक दे विल टेक एक्सक्यूजेस। जी टू अनफॉर्चुनेट ये पीआईए का, लेकिन अब हमारे पास दूसरे एसेट्स हैं, फॉर एग्जांपल ओजीडीसी एंड पीपीएल आर गुड एग्जांपल्स, जो कि ऑफलोड हो सकते हैं। $2.8 बिलियन सऊदी कमिटमेंट है हमें, हमारी इन्वेस्टमेंट आएगी कंट्री में सऊदी अरेबिया से। आई होप अगर वो रिकोडेक के साथ जो है ये ऑयल एंड गैस सेक्टर को भी जो है जो कि अपेरेंटली नजर नजर आ रहा है, कैपिटल मार्केट जो है ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर रैली जो हो रही है, उसका प्राइमरी रीजन प्राइवेटाइजेशन है। और आई थिंक कि जो प्राइवेटाइजेशन इसलिए भी है कि अगर आप वो कंपनीज देखें तो वो डिविडेंड पेइंग कंपनीज नहीं है, वो कैश स्ट्रैप्ड हैं। इवन लेकिन तो मेरे ओजीडीसी के मेरे इल्म पास में ये कैश बात आई है, हो इतना नहीं सकता है है कि ये वो रूमर डिविडेंड हो, पे कर सके, बट उसकी हो सकता है ये रूमर हो, लेकिन मेरे मेरे इल्म में ये बात आई है, हो सकता है इट्स रूमर्ड कि ये बेसिकली अरब कंट्रीज से नहीं आएगा। उन साहब का ताल्लुक ज़रूर रहा है एक बहुत अहम अरब मुल्क से, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट इथियोपिया के ज़रिए आ रही है, तभी इथियोपिया वाले इतनी दावतें भी कर रहे हैं यहाँ पर पाकिस्तान में ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर। और शायद अफ्रीका का अमीर तरीन आदमी भी इसके अंदर कहीं बिलवास्ता बिलावास्ता, ऐसा लोग कहते हैं कि इन्वॉल्व हो, वरना इथियोपिया वालों को पाकिस्तान में दावतें करने की क्या ज़रूरत। वो तो आपको याद होगा एक ज़माने में हमारे यहाँ मजाक उड़ाया करते थे, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, कहते हैं ना कि एवरीथिंग कम्स बैक। लेकिन मैंने तो ये सुना है कि वहाँ से आ रही है इन्वेस्टमेंट, आपके पास ऐसी कोई नॉलेज आई? देखिए जॉइंट वेंचर बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज सऊदी इन्वेस्टमेंट अफ्रीका में भी हुई हुई है, और आई थिंक कि वहां से वेंचर जो है सऊदी इन्वेस्टर के साथ आ सकते हैं। अच्छा, सऊदी लिंक इसलिए बनता है कि जाहिर है ये एक ऐसा कंट्री है जिसने हमें $2.8 बिलियन का जो है कमिटमेंट किया हुआ है, जी जी। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। तो आई बिलीव कि वहां से कमिटमेंट पूरा होते हुए इमिनेंट है कि वहां से इन्वेस्टमेंट आएगी। अब हमें रास्ते नहीं मिल रहे हैं उनको इन्वेस्टमेंट के दिलाने के, और आई थिंक कि जो बेस्ट हमारे पास ऑप्शन है वो प्राइवेटाइजेशन की मद में है कि हम एक प्राइवेटाइजेशन बिड में उनको सऊदी इन्वेस्टर को, लेकिन आपने अफ्रीकन बड़ा अहम इन्वेस्टर नुक्ता को उठाया है, जॉइंट मुझे एक वेंचर छोटी सी में ब्रेक पर जाना इकोटेक, है, लेकिन अब हुकूमत भी इसके बारे में ये क्या तवज्जो सारी दे रही है। चीजें क्योंकि जी, माजरत ने यही बताया कि मुनाफा बख्श जो हुकूमत की कंपनियां या जिनका असासों का जो बेस है, एसिड बेस है, वो बहुत ब्रॉड है, उनको अगर बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर बिलखुसूस बिरादर इस्लामी मुल्कों को, बिरादर मुसलमान मुल्कों को उनके शेयर्स दिए जाएँ, फ़रोख्त किए जाएँ तो शायद ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन बात यह है कि हसन मेहनती साहब, आप मुझे क्लियरली ये बताएं, क्या इनके एजेंडे में स्पेसिफिकली ये है कि ये PPL और OGDCL के शेयर्स इन ममालिक को बेचना चाहेंगे या नहीं, या ये सब इफ्स एंड बट्स और मफरूज़ों की बुनियाद पर है? देखिए प्राइवेटाइजेशन जो है वो तो कंपल्जन है फ्रॉम आईएमएफ। अब ये जो कंट्रीज हैं, आई थिंक कि दे आर द कंट्रीज हु आर विलिंग टू इन्वेस्ट। अब ये तो बिल्कुल एक डिमांड और सप्लाई की बात आ जाती है कि सप्लाई उस हिसाब से जो आईएमएफ
चाह रहे हैं और डिमांड उस तरफ से है जो सऊदी या फिर कतर या फॉर एग्जांपल यूएई की डिमांड जो है वो है, और फिर सप्लाई वहां से जो आईएमएफ चाह रहे हैं। तो आई थिंक कि जो फॉरेन इन्वेस्टर होंगे उनको भी ऑफरिंग हो सकती है इसको बेशतर तरीके से जो है वो आईएमएफ की जो कंपल्जन है उसको जो है प्राइवेटाइजेशन कमीशन देख सकता है। ये ओवर द काउंटर भी हो सकती है, ये उन इन्वेस्टर को भी ऑप्शन होगा। तो ये तो नहीं, अब विल इट बी, मैं बड़ा गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक डिसाइड हो करना है जाता कि हूं क्योंकि आप अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं। विल इट बी ए स्ट्रेटेजिक स्टेक और विल इट बी मोर ऑफ ए प्रॉफिट ओरिएंटेड रिलेशनशिप? अगर ये स्ट्रेटेजिक स्टेक होगी तो फिर तो कोई और ही सिलसिला बनेगा, क्या कहते हैं आप? देखें, ये स्ट्रेटेजिक स्टेक भी जो है वो डिपेंड करता है कि बायर की क्या एपिटाइट है। फॉर एग्जांपल, अगर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया इफ इट आस्क फॉर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के स्ट्रेटेजिक बाइंग, तो आई थिंक कि हम इतने ज्यादा हैं उनके, हमारे जो रिलेशन के, हम उनको जो है उस पे हैप्पी करें। और फिर दूसरी बात यह है कि जो आईएमएफ है उसकी अपनी रिक्वायरमेंट है प्राइवेटाइजेशन की, और ये नहीं उनका डायरेक्शन है कि हम किस बेसिस पर उस प्राइवेटाइजेशन को लेकर जाते हैं। जाहिर है दे विल ऑलवेज वांट कि वो फेयर वैल्यू हो, और आई थिंक अगर फेयर वैल्यू हमें कोई स्ट्रेटेजिक बायर मिल जाता है तो वी विल बी इन अ बेटर कंडीशन। उसकी एक वजह भी ये है कि ये कंपनीज जो है कैश स्ट्रैप्ड हैं। फॉर एग्जांपल, ये कंपनीज के पास डिविडेंड देने की गुंजाइश नहीं है। फॉर एग्जांपल पीएसओ जो है, उसकी आप जो भी अर्निंग ले लें, लेकिन उसके पास कैश नहीं है कि वो अपने शेयर होल्डर्स को दे सके इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। सिमिलरली ओजीडीसी के पास भी इतना कैश नहीं है कि वो अपने डिविडेंड्स दे सके। अर्निंग्स अच्छी हैं बट कैश नहीं है। तो यानी कि वो एक स्ट्रेटेजिक सेल ही हो सकती है, क्योंकि उनकी उनकी कैपेसिटी नहीं है। और जाहिर है जो भी अगर नॉन स्ट्रेटेजिक बायर आता है और या ओवर द काउंटर आता है, तो उसको तो जाहिर है उसको डिविडेंड्स चाहिए, तो वो डिविडेंड्स तो उसको नजर नहीं आएंगे, तो वो फिर उसको बिड भी नहीं करेगा। तो हमारी अपनी एक अपनी एक कंपल्जन है कि हमें इनको प्राइवेटाइज करना है। एट द सेम टाइम हमारी एक अपनी इसमें एक हमारी रिस्ट्रिक्शन है कि हमारा जो कैश है वो नहीं पे हो सकता डिविडेंड्स के फॉर्म में। तो आई थिंक ऐसी सिचुएशन में तो कोई स्ट्रेटेजिक बायर ही आएगा। अपेरेंटली को मार्केट का जो है वो प्लेयर नहीं इंटरेस्टेड होगा ऐसी सिचुएशन के अंदर जहां पे हम सर्कुलर डेट क्राइसिस को इस ऑयल सेक्टर के अंदर डील कर रहे हैं। ये तो आपने बड़ी गहरी बात कर दी है एहसान मेहनती साहब। बुनियादी बात ये है कि अगर एक कंपनी कैश स्ट्रैप्ड है, और जैसे हम अमूमन कहते हैं कि कैश फ्लो देखने से या कैश फ्लो स्टेटमेंट देखने से ही कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसके बारे में अंदर की बातें पता लगती हैं। अब बुनियादी बात ये है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि ये कैश स्ट्रैप्ड कंपनीज हैं, तो आई थिंक फर्स्ट स्टेप विल बी एन इंजेक्शन ऑफ कैश इनटू दीज कंपनीज। तो आपके ख्याल से विल दे बी विलिंग टू फर्स्ट बाय इक्विटी एंड देन इंजेक्ट कैश टू मेक द कंपनी सो प्रॉफिटेबल सो एज टू पे अ डिविडेंड? देखें ना, ये दो एस्पेक्ट आ गए ना इसमें। अब एक तो वो इक्विटी परचेज करेगा, इक्विटी के बाद फिर वो इंजेक्ट करेगा कैश। डू यू थिंक इतने पैसे वो देने के अंदर ये इंटरेस्टेड होंगे इस मोमेंट पर कोई भी? देखिए, कंपनी की तो फाइनेंशियल वर्थ है ना, तो उनकी बैलेंस शीट्स तो वो इंडिकेट कर रही है कि उनको किसी से लेने हैं पैसे। अच्छा, जिनसे लेने हैं फॉर एग्जांपल वो दे नहीं सकते, तो अब ये सारी सिचुएशन को जो है वो तो आई थिंक कि कोई स्ट्रेटेजिक बायर इसलिए ले लेगा कि हमने देखा था कि इससे पहले जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को भी चाइना ने लिया था, और आई थिंक कि वो भी आज तक कोई खास डिविडेंड तो उसने नहीं दिया। तो कोई स्ट्रेटेजिक सेल होती है, उसी के अंदर ऐसा होता है कि जो बायर होता है वो इतना ज्यादा विलिंग नहीं होता, डिविडेंड्स के चक्कर में नहीं होता। वो जाहिर एक स्ट्रेटेजिक बाइंग होती है, वो लॉन्गर पीरियड के लिए होती है, और वो कभी देख रहा होता है कि ये टर्न अराउंड होगा और उसको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो आई नहीं थिंक कि नहीं, जो एक मिनट, सऊदी एक तो इन्वेस्टर्स हैं उनकी इन द पास्ट। आप सियासतदानों से भी ज़्यादा तेज़ हैं इस मामले में। आपने गोगली बॉल फेंक दी भाई, आपने इतनी बड़ी बात कर दी इसके दरमियान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, तो आपने कौम की दुखती रग पे हाथ रख दिया। भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, माजरत, आपने ऐसा इशू रखा है सामने, बिल्कुल बाकी सारी चीज़ें भूल गया, मैं इसी पर बात करूँगा आपसे। देखें, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जब जो है वो हमने बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर रोड शोज़ किए और उसके बाद हमें मिला चीनी, मतलब चीनी मिले हमें, तो बुनियादी बात यह कि हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई थी, लेकिन आपका कहना का मकसद ये है कि अभी तक हमें उसके कोई
फल मिला नहीं है। तो पहले तो ज़रा इसके रूट कॉज पे आ जाएं, ये आपने छेड़ दिए तार सुनने वालों के। तो मार्केट तो बढ़ रही है लेकिन ना प्रोडक्ट वैरायटी आई है, ना इंजेक्शन कैश इंजेक्शन आया है, ना क्रॉस लिस्टिंग हुई है, ना कोई बहुत बड़ा कोई डेट इंस्ट्रूमेंट आया। तो मैं इसके बारे में पहले मुझे क्लैरिटी दें, बाकी सारी चीज़ें भूल गया मैं जी। देखिए, आई थिंक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। उसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि एक फॉरेन इन्वेस्टर था, उसके सॉफ्टवेयर्स थे, वो अब इस वक्त हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में यूज हो रहे हैं। तो आई थिंक कि ये भी एक एस्पेक्ट होता है कि जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको भी सेल करने के लिए फॉर एग्जांपल ऐसी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की जाती है, उन पर इन्फ्लुएंस किया जाता है। तो आई थिंक कि ये एक अच्छा उनको फिर यानी कि एक्सपेंशन मिलता है। एट द सेम टाइम उनको जो है वो एक एशियन मार्केट मिल रही थी जो चलती मार्केट है, और आई थिंक कि वहां पर उन्होंने जो है वो अपने सॉफ्टवेयर को भी यूज किया है। और आई थिंक कि ग्रेजुअली हम देखेंगे कि ये सॉफ्टवेयर जो है ये प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकता है, देखें अच्छे आप, वॉल्यूम्स को ऐड कर मेरे सकता है, ख्याल से आप और मुझे जिसके अंदर जो छेड़ रहे हैं, भी हो आप सकती है। हमसे ज़्यादा अक्लमंद हैं इस मामले में। आपका कहने का मकसद है कि सिर्फ अपना सॉफ्टवेयर चेक करने के लिए वो यहाँ पर आए थे, तो वो हमें कह देते। और वैसे भी आपको पता है कि स्टॉक एक्सचेंज का सॉफ्टवेयर तो इलेक्शन से 2-3 महीने पहले ही अपडेट हुआ है, वरना तो मतलब नॉट इन रियलिटी बट वो क्या कहते हैं, फिलोसफिकली स्पीकिंग। तो फिलोसफिकली स्पीकिंग तो ये मार्केट इतना अरसा चली ही नहीं। ये तो इलेक्शन से पहले पंजाब से एक अपडेट आई तो वो अपडेट ने चला दी मार्केट, वरना सॉफ्टवेयर ही चेक हो रहा था, यकीन करें जी। जी, ये तो जाहिर है फंडामेंटल्स भी मुल्क के अच्छे हो रहे हैं, तो वी कांट रियली से कि ये कोई इलेक्शन ओरिएंटेड है या पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। तो वी कांट रियली से एट द मोमेंट कि ये इसका कोई वो एंगल भी लिंक है। होगा बट जी जी। अपेरेंटली नजर ये आता है कि जो इन्वेस्टर है वो इकोनॉमिक जो सिचुएशन है उसको इन्वेस्टर जो है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव ले रहा है। और आई थिंक कि जो इन्वेस्टर पॉजिटिव लेता है उसको वो आई थिंक कि उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। इन्फ्लेशन नंबर हमारे अब आगे 5% तक जो है वो लेकिन जाने then की the key question is, तवक्कुआत then हैं। the तो key जाहिर है question बैंक्स जो हैं arises वो that इतने if the वायबल नहीं है economy has इन्वेस्टमेंट। improved and the stock exchange has almost doubled, then how come the commitments that were made prior to 2017 mutualization, demutualization वाले मामले में, that the stock exchange will become one of the fastest growing markets in this region and offer product varieties, perhaps even derivatives, and we will have cross listings. Why have that not gone through? And we will also have alternative financing mechanisms. Why is that not being implemented if the stock exchange has become double? देखिए, आई थिंक कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स भी इतने नहीं बढ़े, फिर डिमांड इतनी नहीं है, और फिर एट द सेम टाइम जो है ये तो जाहिर है स्टॉक एक्सचेंज की अपनी मैनेजमेंट ने देखना है ना कि वो प्रोडक्ट्स किस तेजी से जो है वो लॉन्च करती है पाकिस्तान मार्केट में, जो चाइना में यूज होते हैं या जो ग्लोबली यूज होते हैं। तो वो तो सारी चीजें जो है वो हमें देखनी पड़ेंगी कि ये मैनेजमेंट की अपनी परफॉर्मेंस क्या रही, क्योंकि जाहिर है उनकी तरफ से भी यानी कि चाइना की तरफ से भी मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे लोग डाले गए थे। तो आई थिंक कि वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर सोच सकते थे और उसको लेकर भी आ सकते थे और क्रॉस टेस्टिंग पे भी वर्क कर सकते थे। तो आई डिडंट गेट गॉट द डिजायर्ड रिजल्ट डिस्पाइट द फैक्ट कि एक सॉफ्टवेयर जो है वो सेल किया चाइना एक्सचेंज ने पाकिस्तान एक्सचेंज को। और आई थिंक कि वो वैलिड जाहिर है हमें कोई बेहतर टर्म्स पे मिल रहा होगा तो हमने उसको एक्सेप्ट किया। उसके अलावा वो सॉफ्टवेयर जो है वो नए प्रोडक्ट्स को इंगेज कर सकता है, क्योंकि अब हमारे जो सॉफ्टवेयर हैं उसमें कैपेसिटी है कि नए प्रोडक्ट्स और क्रॉस लिस्टिंग जो है वो अपेरेंटली अच्छे तरीके से फिक्स हो सके, इससे पहले नहीं थी। तो वी आर इन द राइट डायरेक्शन। अब जाहिर है जितना तेजी से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं दैट इज नीड ऑफ द टाइम। उसमें रेगुलेटर का भी काम है कि वो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं लाइक बिटकॉइन वो हमें अलाउ नहीं करता, वो हमारी एक्सचेंजेस पे ट्रेड नहीं होते, बट दुनिया भर की एक्सचेंजेस में वो ट्रेड होते हैं। जी जी। तो जाहिर है इसकी ना सिर्फ अवेयरनेस की रिक्वायरमेंट है, बट जाहिर है वी हैव टू एक्सेप्ट जो ग्लोबल प्रोडक्ट्स हैं उसको उसकी एक्सेप्टेंस भी रेगुलेटर की तरफ से होनी चाहिए और जल्द से जल्द होनी चाहिए। और जाहिर है उसमें हमें रेगुलेटर की तरफ से भी देखना चाहिए कि जो एक्सचेंजेस की मैनेजमेंट है वो ऐसे प्रोडक्ट्स को लेकर आए जो कि ग्लोबली यूज होते हैं इन एक्सचेंजेस के अंदर। ये बड़ा अहम नुक्ता है जो कि आपने बयान किया है, और बिल्कुल क्रिप्टो करेंसी के मुतालिक जो आपने बात की है, मैंने सुना है, शायद आपने भी सुना हो, आप इस बात की तायद करें कि हमारे यहाँ फ्रेमवर्क बन रहा है। अगर ये फ्रेमवर्क बन रहा है तो आप जैसे माहिरीन को उस फ्रेमवर्क के बनाने के अंदर इन्वॉल्व किया गया है, या ये गवर्नमेंट लेवल के ऊपर बनाया जाएगा, यानी स्टेट बैंक या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उसको डेवलप करेगी? बस मैं चंद सेकंडों में चाहता हूँ आप इसका जवाब दे दें।
देखिए प्रोडक्ट तो अवेलेबल है, अगर ये प्रोडक्ट अगर लॉन्च होना हो तो ये 1 हफ्ते में लॉन्च हो सकता है। तो ये प्रोडक्ट तो जो ना पूरी दुनिया में है अवेलेबल है, और इसको लॉन्च करना हो तो ये इट्स अ मैटर ऑफ जस्ट 7 डेज़, और मे बी इट्स अ मैटर ऑफ जस्ट एन ऑर्डर फ्रॉम द रेगुलेटर कि आप इसको लॉन्च करें और ये लॉन्च हो जाएगा। तो वी हैव द कैपेसिटी टू मैनेज इट, बट सर्टेनली वी हैव सम इंटरनल रेगुलेटर्स, जो कि स्टेट बैंक भी है, वो इतना ज़्यादा अपैरेंट नहीं है। हमारी रुपी इंस्टेबिलिटी हमें नज़र आ रही है, जो कि हमें मैनेज करना उसको एफएक्स को काफ़ी डिफिकल्ट होता है ऐसे ग्लोबल प्रोडक्ट्स को एंगेज करने के साथ। बड़ा अहम नुक्ता है आपकी तरफ से आ गया, आपका बहुत शुक्रिया, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। नाजरीन, वी वेट फॉर मैसेजेस ऑन फेस, हमारी टीम को पहुंचा दीजिए। अल्लाह हाफिज़।